आप सबका स्वागत है बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करने वाले डेली कंडोस कवर करेंगे 7 मार्च का, और ये हेल्पफुल रहेगा सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो पहले न्यूज़ में पढ़ते हैं। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया है 5 पायलट प्रोजेक्ट्स। और ये 5 पायलट प्रोजेक्ट किसे लॉन्च किया है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस और ट्रक्स के लिए, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया अंडर दी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। ये जो 5 पायलट प्रोजेक्ट्स है, इसके अंतर्गत आपको 37 व्हीकल्स मिलने वाले हैं जो कि ट्रक्स और बस ही होंगे। उसके साथ जो है 9 हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन भी मिलने वाला है। अब ये जो 37 व्हीकल्स है, इसके अंदर भी जो है 15 फ्यूल सेल बस बेस्ड व्हीकल्स है और 22 जो है हाइड्रोजन इन्वर्सन कंबशन व्हीकल है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि 37 को भी डिवाइड किया हुआ है 15 एंड 22 में। तो 15 जो है फ्यूल सेल बेस्ड व्हीकल है और जो 22 है वो हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन व्हीकल है, ठीक है। तो इसके लिए जो है टोटल बजट जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, वो क्या है 280 करोड़ रुपीस। और ये बोला जा रहा है कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, 5 जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, ये कुछ 18 से 24 महीने के अंदर ही हो जाएंगे। मतलब ढाई डेढ़ से कुछ 2 साल के अंदर ही जो है ये सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ कहना है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का। तो अभी के टाइम पे देखें तो अभी जो है पहले 3 ऐसे ट्रक्स बनने वाले हैं और ये जो है दिल्ली में डिप्लॉय किए जाएंगे। और इसको बनाने का काम रहेगा टाटा मोटर्स का और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, ठीक है। और बाकी जो रह गए हैं, बाकी जो 8 प्राइवेट और स्टेट कंपनीज है वो सिलेक्ट किए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए तो नहीं सिलेक्ट किए गए हैं, लेकिन बाद में जो है सिलेक्ट किए जाएंगे। तो ये जो व्हीकल है ये कुछ 10 रूट में चलेंगे, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट रूट्स है वो याद रखना आपको, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोची और विशाखापट्टनम। तो इनके साथ और 5 रूट्स और है, वो इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये सारे रूट में जो है ये जो व्हीकल्स जो बनने वाले हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस व्हीकल बनने वाले हैं, ये जो है चलने का काम करेंगे। अब मेजर कंपनीज आपको याद रखनी है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बताया कि टाटा मोटर्स तो इसका पार्ट है ही, उसके साथ जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी पार्ट है। इसके साथ ही आपको और कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, फिर एजेंसी फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च टेक्नोलॉजी, फिर अशोक लेलैंड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड। ये सारे के सारे जो है मेजर कंपनीज है जो कि इस प्रोजेक्ट का पार्ट है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन जो है इस प्रोजेक्ट का पार्ट है। और आपको जो नाम याद रखना है, टाटा मोटर्स तो याद रखनी है, उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन याद रखना है, उसके साथ बाकी आपको ये जो मैंने आप 8 नाम आपको और बताएं ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जैक्ट ये 8 नाम भी आपको याद रखते हुए जाना है। अब नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है इसको 2023 में लॉन्च किया था, जनवरी 2023 में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इसके जो एनुअल बजट रखी गई थी वो 19,744 करोड़ रुपीज़ रखी गई थी, ठीक है। तो ये बोला गया था कि इंडिया का जो टारगेट है ग्रीन हाइड्रोजन में 5 मिलियन मैट्रिक टन जो है 2030 तक पहुंच जाए, उसी के लिए जो है ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था। और इसके अंदर ही जो है वेरियस काइंड्स ऑफ जो प्रोजेक्ट भी चलते रहता है, तो उसमें से अभी हमने एक प्रोजेक्ट कवर किया, ठीक है। तो इसका फोकस क्या है इस मिशन का, इस मिशन का फोकस है कि इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी स्टोरेज ये सब हो पाए थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन, जिसके से जो कार्बन इमिशन है हमारे इंडिया में वो कम से कम हो पाए और जो फॉसल फ्यूल डिपेंडेंसी हमारे इंडिया में वो भी कम से कम हो पाए, ठीक है। तो बाकी आप इनिशिएटिव्स यहाँ से पढ़ सकते हो कि क्या क्या इन्होंने आउटले रखी थी 2023 में। जैसे कि जो साइड प्रोग्राम था उसके अंतर्गत 17,490 करोड़ रुपये रखा गया था। और बाकी कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए थे। अभी के टाइम पे ये इनरिलेवेंट कंटेंट है, आपको इधर फोकस ज़्यादा नहीं करना। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ना है, और इसके साथ आपको ये याद रखना है कितना जो है इसके लिए फाइनेंशियल इनिशियली जो है आउटले रखा गया था, ठीक है। और लॉन्च कब किया था इसको, कैबिनेट ने 2023 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट कंट्री से बड़े तो नेक्स्ट कंट्री से आ रहा है प्रहलाद जोशी जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के हैं, यूनियन मिनिस्टर है। तो इन्होंने इनोग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन। अब सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन है और एआई बेस्ड है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है मैन्युफैक्चरिंग लाइन ऑटोमेटिकली जो है काम करेगी, ठीक है। इसमें मैनुअली बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, इसमें बहुत सारी चीज़ जो है ऑटोमेटिकली होने वाली है। और इसको जो है लॉन्च किया गया है एट गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सूरत बेस्ड है, ठीक है। तो सूरत में जो है इस प्लांट को बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में समझे तो ये जो है एक तरह से हाई स्पीड स्टेनर की तरह काम करेगा, जो कि बोला जा रहा है 10,000 सेल्स पर आवर जो है जनरेट करेगा। आपको पता होगा जैसे सोलर पैनल है, तो सोलर पैनल के अंदर क्या रहता है कि छोटे छोटे सेल्स रहते हैं। तो बोला जा रहा है कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है 10,000 ऐसे कुछ छोटे छोटे सेल्स बनाने का काम करेगा, जो कि कंसिस्टेंट क्वालिटी उसके साथ जो है मिनिमम वेस्टेज के साथ आने वाला है। और ये जो है जैसे मैं आपको बताया कि एआई पावर्ड होने वाला है, जिसकी वजह से ये जो है ऑटोमेटिक ऑप्टिकल इंस्पेक्शन भी हो पाएगा, एआई पावर ऑप्टिकल इंस्पेक्शन हो पाएगा फॉर रियल टाइम क्वालिटी कंट्रोल के लिए। उसके साथ ही अगर कुछ डिफेक्ट होता है, अब देखिए ऐसे मैंने आपको बताया ना बहुत सारे सेल्स बनते हैं, तो
उस सेल्स में से ऐसे भी तो कोई डिफेक्ट निकल जाए, तो वो डिफेक्ट की वजह से पूरा का पूरा पैनल भी खराब हो सकता है, या पूरा का पूरा रो या कॉलम भी खराब हो सकता है। तो ये चीज़ ना हो उसी के लिए जो है अभी ऑटोमेटिक ऑप्टिकल इंस्पेक्शन होगा जो कि AI बेस्ड होगा, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है डिफेक्शन का ये ना हो पाए। ठीक है, तो इसी की वजह से जो है ये पहला प्लांट जो है बना है इंडिया का, जो कि आर्टिफिशियल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग लाइन होने वाला है। और ये कौन बना रहा है, ये कहाँ पे बनने वाला है, ये गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड जो है यहाँ पे बनने वाला है। ये जो कोई जगह है गुजरात में, यहाँ पे बनने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया बेस्ड है, और दूसरा है जॉन डिफेंस जो कि बेल्जियम बेस्ड है। तो दोनों मिलके एक तरह से जॉइंट वर्चरी बनाई है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है जो ये दोनों मिलके जो इंडिया और बेल्जियम के बीच जो डिफेंस ट्रायल्स है उसके बीच में जो है स्ट्रेंथन करने का काम करेंगे। मतलब जो प्रोजेक्ट्स है इंडिया का या बेल्जियम का, उसको जो है बढ़ाने का काम करेंगे। अब ये जो जॉइंट वेंचर है इसमें आपको 60% जो मिलेगा वो बेल्जियम की कंपनी की मिलेगी, और जो 40% है वो इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड का मिलेगा। ठीक है, तो इसका 40% इंडिया का जो है वो 40% है, बाकी 60% है। अब 60% होने का कारण क्या है कि जो भी टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के पास ट्रांसफर हो पाए, उसकी वजह से जो है जो बेल्जियम की कंपनी है इसको ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो जॉइंट वेंचर है इनका फोकस रहने वाला है कि इंडियन आर्मी का जो लाइट टैंक प्रोग्राम है, स्पेशली जोरोवर के बारे में हमको ऑलरेडी पढ़ा है, जिसको DRDO और LND ने डेवलप किया गया है। तो इनका काम होने वाला है कि जोरोवर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडिया में डेवलप्ड हो, और अभी जो है इसका एडवांस ट्रायल चल रहा है और वो और अच्छा हो पाए, उसकी वजह से जो है ये पार्टनरशिप हुई है। ऐसा सेम चीज़ जो है बेल्जियम की ही एक कंपनी जो कि ठाल्स है, तो इन्होंने भी पार्टनर किया हुआ है आर्मर्ड व्हीकल नगम लिमिटेड के साथ, जो कि चेन्नई बेस्ड है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है ये 70 mm रॉकेट सिस्टम जो है बनाने का काम करेगी, जो कि इंडियन मिलिट्री व्हीकल के लिए बहुत जोरदार रहने वाली है। तो इसका जो फायरिंग डेमोस्ट्रेशन है वो प्लान कर रहे हैं 2025 में, अभी तक हुआ नहीं है। अभी फायरिंग जो है इसका रेंज जो है डेमोस्ट्रेट 2025 में करेंगी, जो भी अभी ये 70 mm रॉकेट सिस्टम बनने वाला है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी आपको ध्यान देना है। नासा और नोकिया दोनों मिलके जो है फर्स्ट एवर 4G LTE नेटवर्क जो है मून में बनाने जा रही है। अब इसको बनाया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ इंट्यूटिव मशीन मिशन के अंतर्गत, कि यूज़ कर रहे हैं एंटीना लैंडर एज अ पार्ट ऑफ नासा का आर्टिमिस प्रोग्राम, जो कि जो भी एस्ट्रोनॉट है नासा के और कोई भी नासा का मिशन हो तो वो सीधे सीधे कम्युनिकेट कर सकते हैं ये 4G टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो जो भी एस्ट्रोनॉट जो मून में जाएंगे वो 4G का टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए जो है कनेक्ट कर सकते हैं। और ये बोला जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। अब जो ये एंटीना दिख रहा है आपको, एंटीना लैंडर दिख रहा है, इसको जो है डिप्लॉय किया गया है नोकिया लूनर सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। अब ये नासा का जो अस्ति मिस प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत ये बोल रहा है कि ये एम करता है कि जो भी ह्यूमन है वो मून में वापस आ पाए 2027 तक, और एक तरह का स्टैब्लिश्ड सस्टेनेबल लूनर प्रेजेंस बना पाए। तो इसी की वजह से जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसी की वजह से जो पहला 4G टेक्नोलॉजी मोबाइल नेटवर्क जो है मून में बनने वाला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत आपको ध्यान देना। तो नेक्स्ट कंट्रोवर्स आ रहा है कि सेबी ने अलाउ किया है सारे NBFCs को इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के, कि वो जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी रिसिप्ट पर। और सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू कौन करता है, इशू करता है ARCs, एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। अब एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बैंक कैसे काम करता है और ARCs कब पिक्चर में आती है। तो बैंक मान लेते हैं कि बैंक है, बैंक ने जो है किसी पर्सन को लोन दिया है, कितना 100 करोड़ का। ठीक है, 100 करोड़ का लोन दिया है, और किसी कारणवश जो है पर्सन ने 40 करोड़ रुपये तो रिटर्न कर दिए, लेकिन 60 करोड़ जो है वो रिटर्न नहीं कर पाया। तो अब ये 60 करोड़ रुपये जो है बैंक के लिए एज अ NPA बन गया है। तो अब ये 60 करोड़ रुपये जो है रिकवर करने के लिए बैंक जाएगा NRCs के पास, और NRCs क्या करेगी, NRCs जो है बोलेगी मैं आपको 60 करोड़ रुपये दे तो दूंगा, लेकिन मैं अभी नहीं दे सकता। तो अभी आप क्या करो कि अभी आप मेरे से 10 करोड़ जो है एज अ आप मेरे से कैश ले लो, और बाकी जो भी पैसा है 50 करोड़ उसका आप सिक्योरिटी रिसिप्ट बना लो, कि जब मैं रिकवर करूंगा पैसा। अब ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ही बोला ARCs को और एक दिन में ही 60 करोड़ जो है रिकवर हो गया, 1 महीना लग सकता है, 1 साल लग सकता है। तो बैंक ARCs क्या करेगी, उसके अगेंस्ट में बैंक को जो है सिक्योरिटी रिसिप्ट दे देगी। ठीक है, सिक्योरिटी रिसिप्ट दे देगी 50 करोड़ रुपये का, और जब कभी ARCs ने अगर पैसा रिकवर कर लिया तो उस केस में बैंक को जो है पूरा 50 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, या जो भी शेयर रहेगा बैंक और ARCs के बीच में जिसमें ARCs का कुछ भाग रह सकता है, तो वो सब माइनस करते हुए बैंक को लौटा दिया जाएगा। और अगर किसी कारणवश ARCs जो है रिकवर नहीं कर पाए पैसा, तो उस केस में बैंक का जो है 50 करोड़ पूरा का पूरा डूब जाएगा। तो ये रहता है सिक्योरिटी रिसिप्ट का पूरा का पूरा फंडा। तो पहले जो था वो बैंक एलिजिबल था, इसके साथ ही जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है बहुत सारे एलिजिबल थे, और उसके साथ जो NBFC जो भी 50 करोड़ से ऊपर
नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी थे वो भी अलाउड थे। अब जो है कर दिया गया है सारे के सारे एनबीएफसी को अलाउ कर दिया कि वो सारे के सारे जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी रिसिप्ट पर, ठीक है। जिसकी वजह से जो भी एआरसी जो भी इरिगेशन कंपनीज हैं इनको अगर एनपीए ऐसा सौंपना है एनबीएफसी को तो वो भी सौंप पाएंगी अब से, ठीक है। तो ये डिसीजन लिया गया है कि प्रमोट करने के लिए कि जो बैड लोन है वहाँ पे भी इन्वेस्ट हो पाए, बैड लोन का जो मार्केट है वहाँ पे भी इन्वेस्ट हो पाए, ठीक है, बाय स्कोप फॉर एसआर सिक्योरिटी रिसिप्ट के लिए, ठीक है। इसके साथ आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि सेबी ने बोला है कि जो भी एनबीएफसीज हैं उनको अंश्योर करना है कि जो भी डिफॉल्टिंग प्रोमोटर है या तो रिलेटेड पार्टीज़ हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सेस ना ले पाए ये सिक्योरिटी रिसिप्ट का। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब सिक्योरिटी रिसिप्ट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, उसके बारे में हमने समझ लिया। अब इसके जो डेफिनेशन है उसको कवर करते हैं। सिक्योरिटी रिसिप्ट आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिसको इशू किया जाता है बाय एआरसीज जो कि क्वालिफाइड जो बायर है जैसे बैंक हो गया या एनबीएफसी होगी वो अलाउड रहती है। और ये किया जाता है इन एक्सचेंज ऑफ फॉर एक्वायरिंग एनपीए को एक्वायर करने के लिए इसको किया जाता है। और ये जो भी सिक्योरिटी रिसिप्ट है ये अंडर आता है रिकवरी ऑफ बैड लोन रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड सेबी, और इसको जो है सरफासी एक्ट जो 2002 में जो रिलीज किया था उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये छोटा सा न्यूज़ था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आपको इसको अच्छे से कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट भी सेबी की तरफ से आ रहा है कि सेबी ने एक तरह से स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड एक तरह से फ्रेमवर्क जो है रिलीज किया है जो कि एक तरह से ब्रिज गैप का काम करेगा म्यूचुअल फंड और जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होता है ये दोनों के बीच में। और ये इफेक्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से। तो 1 अप्रैल 2025 से एक तरह से नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया बाय सेबी जिसका नाम है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड फ्रेमवर्क। अब इसके बारे में पढ़े क्या है ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड फ्रेमवर्क। तो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड फ्रेमवर्क एक तरह का रूल है जो कि एक तरह से नया टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होने वाला है जिसके अंतर्गत थोड़ा पीछे हो गया, जिसके अंतर्गत जो म्यूचुअल फंड है उस तरह से जो है आपको फैसिलिटी मिलने वाली है, उसके साथ ही जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है उसी तरह से वो सिंप्लिसिटी भी मिलने वाली है। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट फंड और इसके बारे में पढ़े क्या रहता है, ठीक है। पीएमएस और म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़े क्या रहता है। तो म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आपको पता ही होगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं और बहुत सारे जो है पोर्टफोलियो रहते हैं, तो उसमें जो है पैसे जमा करके जो है म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन पीएमएस में ऐसा नहीं होता। पीएमएस में क्या होता है, ये हाई वैल्यू पोर्टफोलियो रहता है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाया जाता है और इसमें डायरेक्ट ओनरशिप रहती है सिक्योरिटीज़ का, ठीक है। तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो इसमें क्या है कि आपको जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड है इसमें क्या रहेगा कि म्यूचुअल फंड जो है लो रिस्क में आता है, ठीक है, ज़्यादा रिस्क में नहीं आता। लेकिन जो पीएमएस है ये हाई रिस्क में आता है। तो हाई रिस्क का फ़ायदा और लो रिस्क का फ़ायदा दोनों का फ़ायदा जो है मिल पाएगा अब SIAF फ्रेमवर्क के अंतर्गत, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क जो है अंडर आता है सेक्शन 11(1) ऑफ सेबी एक्ट 1992 के अंतर्गत। और इसका जो है ऑब्जेक्टिव है कि जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट किया जाए, उसके साथ ही जो प्रमोट किया जाए सिक्योरिटी मार्केट डेवलपमेंट में, ठीक है। तो क्या रहता था कि पीएमएस में बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते थे। इसका कारण ये था कि ये जो है मैंने आपको बताया कि बहुत रिस्की रहता है, हाईली रिस्की रहता है, जिसके से बहुत कम लोग जो है इसमें इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अब बोला जा रहा है कि एक तरह से फ्रेमवर्क बनाने के लिए जिसके अंतर्गत जो पीएमएस है और जो म्यूचुअल फंड है दोनों का जो है लाभ मिल पाए, ऐसे एक तरह से फ्रेमवर्क बनाने के लिए बोला गया है बाई सेबी, ठीक है। तो सेबी ने अब ये सब चीज़ करने के लिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये म्यूचुअल फंड को संभालती है, उसका नाम आपको ध्यान देना है, वो है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो जो भी म्यूचुअल फंड का जो रेगुलेशन है ये संभालने का काम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का रहता है। तो इनको बोला गया जैसे नेसेसरी गाइडलाइन और स्टैंडर्ड रिलीज करने के लिए 31 मार्च 2025 तक, ठीक है। तो जो भी ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है इसका फ्रेमवर्क जो होने वाला है इसका गाइडलाइन और स्टैंडर्ड जो है रिलीज करने के लिए बोला गया है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, और इनको जो है डेट दिया है 31 मार्च 2025, एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है। अब इसमें कुछ की फीचर है उसके बारे में कवर करते हैं। जो भी ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड होने वाला है ये इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है इसमें एसिड मैनेजमेंट कंपनीज को बोला गया है कि इनके एसिड मैनेजमेंट कंपनीज को बोला गया है कि इनको जो है 3 साल एटलीस्ट जो है ऑपरेशन में रहना पड़ेगा। उसके बाद जो इनका एवरेज एसिड अंडर मैनेजमेंट होना चाहिए वो 10 करोड़ का रहना चाहिए, ठीक है। एसिड अंडर मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसने 5 लाख रुपए जो है म्यूचुअल फंड में डाले हैं, और वैसे ही जो है 99% और है जिन्होंने 5-5 लाख रुपए करके म्यूचुअल फंड में डाले हैं। तो टोटल कितने हो गए, 5 करोड़ रुपए हो गए, ठीक है। तो ये 5 करोड़ जो है एज AUM बन गया। मतलब जो भी बैंक इन्वेस्टमेंट करती है या बैंक कुछ भी कमाती है तो वो सब कुछ जो है
एसिड अंडर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो एवरेज जो है एसिड अंडर मैनेजमेंट जो है 10 करोड़ होना चाहिए ओवर दी 3 ईयर, तभी जो है ये फ्रेमवर्क के अंडर एलिजिबल है। इसके बाद बोला गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को जो है अपॉइंट करने के लिए बोला है, जो कि 10 साल तक जो है फंड मैनेज का एक्सपीरियंस हो तभी, ठीक है। तो जो भी 10 साल तक जो है फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो तो वो एलिजिबल है एज अ CIO ऑफ SIF के लिए, ठीक है। उसके साथ ही इन्होंने जो है मैनेज करना चाहिए AUM कुछ 5,000 करोड़ तक, तभी जो है ये एलिजिबल है। और जो ये फंड मैनेजर है इनको बोला गया 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो इनका एवरेज AUM है वो 500 करोड़ का रहना चाहिए, ठीक है। तो तभी जो है ये अपॉइंट होंगे एज अ फंड मैनेजर। और CIO के बारे में आपको ऑलरेडी बताया कि 10 साल का जो है इनके पास फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, और जो एसिड अंडर मैनेजमेंट है वो 5 करोड़ का रहना चाहिए कम से कम। बात करें तो 10 लाख रुपए पर इन्वेस्टर होना पड़ेगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और बोला गया कि 50% ऑफ नेट एसिड अलॉट टू दी ETF के लिए जो है वो 25% जो है एसिड मैनेजमेंट का रहना पड़ेगा। और इसका जो सब्सक्रिप्शन है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन है वो आप देख सकते हो वीकली, मंथली और डेली क्वार्टरली बेसिस पे रहने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है ये किस बेसिस पे रहने वाला है पीरियड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और जो भी मैंने आपको डिटेल दिया इसको डेफिनेटली आप कवर कर लेना। नेक्स्ट करने से बढ़े तो इंडियन ओरिजिन तुषार मेहता, जो कि 6 क्रू मेंबर थे, जो अभी 10th स्पेस टूरिज्म मिशन था इसके, तो इसको जो है लॉन्च किया गया है बाय ब्लू ओरिजिन एंटरप्राइज के द्वारा। तो ये ब्लू ओरिजिन एंटरप्राइज जो अमेजॉन के CEO हैं, कौन है, जेफ बेजोस जी, तो इनका ही है। तो आप देख सकते हो ये पर्सन, तो ये जो है सेकंड पर्सन थे, सेकंड इंडियन ओरिजिन थे जिन्होंने फ्लाई किया विद ब्लू ओरिजिन। और इससे पहले जो ठोटाकुरा जो है इन्होंने ट्रैवल किया था पहली बार, और इसके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, और ये जो है सेकंड पर्सन रहने वाला है। तो ब्लू ओरिजिन मिशन के बारे में बात करें तो NS-30 जो मिशन है इसको वेस्ट टेक्सास से लॉन्च किया गया था, और ये जो है 30 फ्लाइट ऑफ न्यू शिपयार्ड है, और ये जो है 10th क्रू मिशन के अंतर्गत आता है, जिसको ऑल्सो प्रोफेक्ट 10 बोला गया है, ठीक है। इसमें आप 6 क्रू मेंबर के नाम आप पढ़ सकते हो, इसमें से आपको इंपॉर्टेंट जो है तुषार शाह जो है ये इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। नेक्स्ट करने से बढ़े तो ये कुछ एम्यूज है जो कि टेबलर फॉर्म में है, और जो माइंड मैपिंग वाला कंटेंट है वो खत्म हो गया, अब जो है टेबलर वाला कंटेंट कवर करते हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने पार्टनर किया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ, दोनों मिलकर जो है अफोर्डेबल फाइनेंसिंग सॉल्यूशन देने का काम करेंगे फॉर डेवलपर और जो होम बायर है इन दोनों के लिए। और बोला जा रहा है कि ये जो भी इनका डेवलपमेंट होने वाली है ये जो है ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का जो ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रेटिंग है उसके अंतर्गत जो है इंडियन ओवरसीज बैंक जो है एज अ लोन जो है प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट चलते हैं येस बैंक की तरफ से। तो येस बैंक ने जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो मुंबई बेस्ड है तो इनके साथ पार्टनर किया था, और इन्होंने होस्ट किया था एक्सपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट 2025 का। तो इसके अंतर्गत कुछ पार्टनरशिप्स की हैं जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल उसको कवर करता है। तो इसके अंतर्गत बोला गया कि ये जो है MSME को एम्पावर करने का काम करेंगे, जिसके अंतर्गत जो है लोन, ट्रेड सर्विस और ग्लोबल मार्केट इंसाइट देने का काम करेंगे। इसके साथ ही जो है येस बैंक ने लॉन्च किया है येस एक्सपोर्ट और येस पावर अप, जो कि MSME और वुमेन एंटरप्राइज को ग्लोबली जो है एक्सपेंड करने के लिए हेल्प किया जाएगा। नेक्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी है, इसको कवर करते हैं। ये आ रहा है सिटी यूनियन बैंक ने पार्टनर किया CSK के साथ, और दोनों मिलकर जो है एक तरह से क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च कर रहे हैं, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो भी ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करेगा उसको जो है IPL रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो जो भी ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करेगा उसके अंतर्गत जो है IPL रिवॉर्ड मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड में क्या है, ये क्रेडिट कार्ड में आपको दिखेगा CSK का येलो कलर, उसके साथ जो है लायन का लोगो भी मिलने वाला है, ठीक है। तो जो भी पर्सन इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेगा उसके बाद कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, और वो रिवॉर्ड पॉइंट यूज़ कर सकते हैं CSK के मर्चेंडाइज खरीदने के लिए, इवन जो है मैच टिकट भी खरीद पाएंगे, ठीक है। तो CSK के जो मर्चेंडाइज है, कपड़े हो गए, कैप हो गया, जो भी CSK के जो मर्चेंडाइज है वो खरीद सकते हैं, उसके साथ जो है मैच का जो है टिकट भी खरीद सकते हैं ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बाद। नेक्स्ट कुछ अपॉइंटमेंट पढ़ लेते हैं। संतोष अग्रवाल को जो है एज अ CEO बनाया गया पॉलिसी बाजार का, और ये रिप्लेस कर रहे हैं निबन कुकरेजा, जो कि को फाउंडर है पॉलिसी बाजार के। अब निबन की बात करें तो ये 11 साल से जो है काम कर रहे थे एज अ CEO, और इन्होंने स्टेप डाउन कर रहे हैं 1 मार्च 2025 से इन्होंने कर दिया, ठीक है। तो अब नए CEO कौन है, संतोष अग्रवाल है। नेक्स्ट चलते हैं विवेक की तरफ से। तो विवेक को जो है CFO अपॉइंट किया गया पॉलिसी बाजार का, और ये रिप्लेस कर रहे हैं आशुतोष मिश्रा को। तो विवेक जो है एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है अपॉइंट किए हैं, और ये जो है 1 अप्रैल 2025 से जो है इनका अपॉइंटमेंट होगा, और जो आशुतोष मिश्रा है ये रिप्लेस होंगे 31 मार्च 2025 में, ठीक है। तो इनकी टर्नओवर जो है ख़त्म हो चुकी है,
और इनकी विवेक की जो है टर्नओवर स्टार्ट होने वाली है। तो ये हो गया हमारा डेली करंट अफेयर्स 7 मार्च का। और कुछ करंट अफेयर्स मेरी तरफ से पेंडिंग है, जैसे 5th और 6th, वो भी मैं आपको जल्द से जल्द अपलोड करवा दूंगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर, ऐसे ही कंटेंट देखते रहें सब्सक्राइब चैनल। अभी अगले में रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।